दोस्तों स्वागत है आपका CSEY के इस नए YouTube वीडियो में, जहां पर हम कितने क्वेश्चंस NCERT से आए, कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से आए, कितने क्वेश्चंस आप आमतौर पर स्टैटिक बुक से सॉल्व कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितने क्वेश्चंस PYQs बेस्ड हैं। इसको हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल दोस्त है होमगार्ड्स के ऊपर। होमगार्ड्स को लेकर लोकल स्टेट न्यूज़ में काफ़ी रहे हैं। रिसोर्स डायरेक्टली नहीं मिला। अगर आप इसको ध्यान से अपने कॉमन सेंस के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ये देखो थर्ड वाला जो है ये पढ़ते ही पता चल जाएगा कि सही है गलत है। तो यहाँ से आप कुछ कुछ एलिमिनेशन शुरू कर सकते हो। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अगर ये वाला आपको लगता है कि सही है गलत है, उसके बेसिस पे ये तो चला जाएगा। सही है गलत के बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा और ये चला जाएगा। थोड़ा काम वहाँ पे आसान हो जाता है। एलिमिनेशन ज़रूर है अभी भी। अगर ये दो आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं तो दोनों में से एक मार्क करोगे तब भी आपको +2 मिल सकता है, नहीं तो 1/3 कटेंगे। रिस्क लेके देख सकते हो। विद रेफरेंस टू इंडिया द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी मुश्किल है, क्योंकि सेकंड वाला जो है ना इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट और थर्ड के लिए डायरेक्ट नॉलेज नहीं चाहिए। किसी ने भी यूपीएससी की तैयारी ढंग से 1 साल 2 साल 12 18 16 महीने करी होगी तो वो सिर्फ ये पढ़ के दोनों बता सकता है कि ये सही है या नहीं है। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे सवालों के लिए जितने भी आपको एक्ट्स अखबारों में मिलें उनको एक बार जाके खोल के देखो। दृष्टि की वेबसाइट पे, विजन की वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे एक बार पढ़ लो। आई एम एंडोर्सिंग नो वन हियर। जहाँ पे भी अच्छे से मिले पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये सवाल मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये जो है ये न्यूज़ में था। नगार्नो कराबाख, ये अफ्रीका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। दिस इज़ अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर। यूक्रेन रशिया वॉर में ये न्यूक्लियर वेपन की जब बात चल रही है तो वहाँ पे था। नॉर्थ किवू की जो बात है वो अफ्रीका कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दिक्कत है। नगार्नो कराबाख इज़ एक्चुअली डिसाइडेड अराउंड अर्मीनिया अजरबैजान में कुछ दिक्कत है यहाँ पे। इसराइल ने रिलेशनशिप डेवलप करी है अरब कंट्रीज़ से। ये इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ में बहुत ही कॉमनली आपको मिल जाएगा, जहाँ पर कभी न्यूज़ आती है कि बेंजामिन नेतान्याहू ट्रैवल्ड सीक्रेटली टू सऊदी अरेबिया, कभी कुछ। लेकिन एक ये चलन है जहाँ पर इजिप्ट, सऊदी और UAE जैसी कंट्रीज़ जो है नॉर्मलाइजिंग द रिलेशनशिप विद इसराइल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। काफ़ी न्यूज़ में था। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट वो आपको मिल जाएगा। अगला सवाल में एक ऑब्जर्वेशन है, अगले में भी और इससे अगले में भी। चेस का सवाल है, ये स्पोर्ट्स का सवाल है। पिछले 2-3 सालों से स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पेपर में डायरेक्टली मिलते हैं। मेजर ध्यानचंद, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार, ये क्या है? कॉमन सेंस है भाई, बचपन से जीके की किताबें पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो आपको +2 मिलेगा। ऊपर नीचे करके इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। लेकिन हाँ, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये न्यूज़ पढ़नी ही पड़ेगी, जिसे मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। चलिए हाँ, अब ये एक और बढ़िया सवाल है। 2022 में एक सवाल आया था, अम्हारा कहाँ पे है? जिसने भी अम्हारा को स्टडी किया होगा, 2022 के इस क्वेश्चन को स्टडी किया होगा, उसे पता होगा अनातोलिया कहाँ है, काबो डेलगाडो कहाँ है, कैटालोनिया कहाँ है और अम्हारा कहाँ है। टिग्रे अम्हारा रीजन एक ही है, ये आसपास ही 2 जगहें हैं। जैसे ही टिग्रे आया यहाँ पर PYQ एनालिसिस के बेसिस पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि ये तो गलत हो गया भाई। करेक्टली मैच में ऑल 3 हट गया। काचिन को देखो। चिन जो है ये एक, मतलब अगर आप यहाँ पे देखें चाइना वाला एरिया और ये जो नीचे जितना भी साउथ ईस्ट एशिया है, दिस इज़ अ चिन वर्ड समहाउ एंड्स अप हियर। काचिन म्यांमार में है वैसे, लेकिन ये देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि यार इथियोपिया में तो नहीं ही हो सकता, मतलब अफ्रीका में तो नहीं होगा काचिन जैसा शब्द। बाकी आसान सवाल था, इसको जिसकी भी ज्योग्राफी स्ट्रांग है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अपनी दीवार पे एक वर्ल्ड मैप लगाओ और ना कोशिश करो कि सभी कंट्रीज़ आसपास में आप उनको मार्क कर सको। आई एम नॉट सेइंग ऑल 200, जितनी भी 195-200 कंट्रीज़ हैं, पर कम से कम 140, 130, 125 कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन सी मैप पे आप मार्क कर सको। वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब यार ये जो सवाल है ना, इस पर मैंने आपको कुछ सिखाना है। रिसेंट ईयर्स चैड, गिनिया, माली, सूडान में क्या हुआ? इसका आंसर सक्सेसफुल कूप। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जब भी देखो एग्जामिनर को थैंक यू बोलो, पैर छुओ, नमस्ते करो और उसी सीख लेके आगे बढ़ जाओ। कैसे? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, चाइना इन अफ्रीका, डेजर्टिफिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स / कूप। भाई पिछले 20 साल का पेपर उठा के देख लो, इन 4 थीम्स के बाहर अफ्रीका में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। इसी में पिछला एक सवाल याद करो, कैमरून पे पूछा हुआ था कि कौन सी नदी जो है वो इसके बेसिन में आती। क्यों पूछा हुआ था? क्योंकि वहाँ पे ना डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। ऐसे ही एक और आगे सवाल पीछे जो गया है अभी, उसमें कोबाल्ट के ऊपर बात हुई, रेयर अर्थ एलिमेंट की बात हुई।
मैं दावे से कह सकता हूँ पिछले 20 साल का तुम पेपर उठाओ, हर जगह देखो, मैंने उठा के देखा है, मैंने उस पर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया है, कोर्सेज़ बनाए हैं, नहीं है कोई सवाल इन 4 थीम्स के बाद। ये सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है 2023 के पेपर का, क्योंकि ये आपके अगले 5 साल में इतने सारे सवाल आपके सॉल्व कराएगा जहाँ पे आपको डायरेक्ट गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग में काम आएगी ये सारी चीज़ें। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है ये, इसको मैं नहीं सिखाऊंगा, कोई डायरेक्ट रिसोर्स भी नहीं है। अखबारों में बहुत सारे इस पर आर्टिकल्स आए हैं जिनको आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। G20 ग्रुप, बीन इन न्यूज़, देयर इज़ नो आंसर दैट आई शुड बी गिविंग हियर। बहुत ही कॉमन सेंस पे सवाल है, ये सवाल बहुत मुश्किल है। इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से ये 4 नाम दे दिए जो इंडियन नाम भी नहीं है, 4 भी नहीं, 1 2 3 4 5 नाम है। अब ये बताओ किससे जुड़े हुए हैं ये? अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी तो भैया इसमें आपको मिलेगा या तो 0.6 माइनस या फिर 0। क्यों? एनसीईआरटी में बताया गया था कि 1854 में वॉल्टर इलियट, क्या नाम लिया? वॉल्टर इलियट, कमिश्नर ऑफ गुंटूर प्रदेश, विजिटेड अमरावती, कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर पैनल्स, टुक देम अवे टू मद्रास। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लो ध्यान से, आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बात समझ, चलते हैं आगे। अब 4 केव्स हैं, इस केव्स का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ही एनिमल्स की स्पीशीज़ आती है उसी तरीके से केव्स हर साल आती हैं, ऊपर नीचे करके किसी ना किसी तरीके से। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने एक केव्स का ही अलग फ्री पीडीएफ बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा। फ्री पीडीएफ ऑफ केव्स, जिसमें आपको आई थिंक 20 से ज़्यादा केव्स रिवाइज करने में विद नोट्स एंड इमेजेस फॉर विजुअल मेमोरी आपको आसानी से मिल जाएंगी। स्पेक्ट्रम बेस्ड क्वेश्चन है यार ये, 7 अगस्त 1905। ये उसके लिए आसान है जिसने ढंग से स्पेक्ट्रम पढ़ी है कि बंगाल का पार्टीशन जब हुआ था 1905 में तो क्यों हुआ था, क्या उसके रीजंस थे, क्या चीज़ें थी। हालांकि वो बात अलग है कि 1911 में वो वापस भी हो गया था, जिसकी वजह से राजधानी शिफ्ट हुई दिल्ली कलकत्ता से, मल्टीपल रीजंस। बट हाँ, दिस डेट कैन बिकम अ क्रिटिकल पॉइंट। क्या ये सही है गलत है, इसका जवाब आप ढूंढ सकते हैं। बट हाँ, स्पेक्ट्रम का सवाल है, यहाँ पे हम सिर्फ रिसोर्स मैपिंग कर रहे हैं, वैसे सही है ये डेट। चलिए, हर घर तिरंगा कैंपेन पे ऊपर ये सवाल था। अब दिक्कत ये आती है भाई कि 3:2 का ना रेशियो मानते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग का, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी देख लो, ये सारी 3:2 की रेशियो है। तो आदमी क्या सोचता है कि 3:2 तो है ही, मार्क कर दो। बट ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं पता तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? -0.67 मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर सवाल है भाई, ये भी बहुत ही आसान सवाल है, एम लक्ष्मीकांत में आपको आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों है, क्या है, वो सारी 50 चीज़ें हैं। बट हाँ, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए ये है कि 15 ईयर PYQ एनालिसिस और CAY का मंथली कंपाइलेशन जो है जून 23 से लेकर अप्रैल 24 तक, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात हो रही है, ये न्यूज़ में था, लेकिन बहुत मुश्किल है एक सी यूरोपियन छोटी छोटी कंट्रीज़ के बारे में हमें वैल्यूएशन करना। इस सवाल को आप स्किप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मुश्किल हो जाता है उसको रिप्लाई करना, उसको मैनेज कर पाना। बट अगर आप ध्यान से अखबार पढ़ते हैं, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड अखबार में दिखाते हैं क्यूरियोसिटी के साथ, तो आपका काम आसान हो सकता है। अगर आपको दिक्कत आती है कि चलो ठीक है मैं क्यूरियस रह सकता हूँ, मैं गूगल करने को भी तैयार हूँ, लेकिन सारी न्यूज़ नहीं मुझसे पढ़ी जाती, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यहाँ पे क्लिक करके। वो टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से सारे वर्चुअल नोट्स, क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस से मैप होकर आसानी से मिल जाएगा। एक ट्रीटी हुई थी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के ऊपर, जो US और इंडिया यूरोप वैसे बीच में हुई थी। हालांकि ये थोड़ा गलत आपसे पूछा गया, दिया गया। नेवरदलेस ये करंट अफेयर्स बेस्ड है। स्क्रीनशॉट से ये मत सोचना कि किसी कंपाइलेशन डाउनलोड कर लूँ वहाँ से हो जाएगा, बहुत बल्कि कंपाइलेशन होती है ये कोई भी आपको किसी भी वेबसाइट पर या फिर करंट अफेयर्स में आसानी से मिल जाएगा। PLI पर बात है, PLI न्यूज़ में रहा है। PYQ एनालिसिस जिसने भी करी होगी वो समझ जाएगा कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना अक्सर गलत होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक्सेप्शन आई थी इसको लेके, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो तारीख थी 7 अगस्त वाली, उसको छोड़ के बाकी सभी इसमें भी गलत ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, ये कब हुआ, किसके बीच में हुआ, ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में अलग अलग टाइम पे रही हैं। 24 फरवरी, 10 फरवरी 24 में भी, अभी भी न्यूज़ में है ये। 16 अगस्त 2022 को भी ये न्यूज़ में था। इसके बाद एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट है फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, GCM। इसके बारे में बहुत बात हो रखी है। ये सारे रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक कर दिए हैं। ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, यूक्रेन के बहुत सारे ऐसे आपको नेबरहुड्स बताने थे जो मैंने ट्विटर पर शेयर भी किए थे। जो मैं ट्विटर पे फॉलो नहीं करता उसका नुकसान ज़्यादा है, ये बात मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता सकता हूँ।
अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में सवाल है। इट्स वेरी टफ टू आंसर सच क्वेश्चंस, लेकिन इससे हम ये सीख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, स्पेक्ट्रम है, उसको याद रखने का निमोनिक क्या है। गाड़ी XUV इन माई रेंज, गाड़ी गामा, एक्सरे, UV, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। ये आपके लिए काम यहाँ पर मैंने आसान कर दिया। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी था, इसको आप स्किप कर सकते हैं। Soil in tropical rainforest is rich in nutrients. The high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. सिंपल है भाई, PYQs और NCERT बेस्ड है। जिसने भी मैप्स ढंग से देखे हैं ज्योग्राफी की NCERT में, उसके लिए ये आसान है। अगला सवाल है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस को लेकर। ये फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, ये मैंने अपने ब्लॉग में रिकमेंड करी है बार बार। कोई भी अगर प्रीलिम्स 24 के लिए जा रहा है तो ये 4 किताबें ज़रूर पढ़ के जाए ज्योग्राफी की। सीस्मोग्राफ, P&S वेव्स, सेम आंसर, वो भी यहीं पर रही हैं। अब आप सोचोगे कि यार भाई इसमें वैल्यू कहाँ से आ रही है। वैल्यू यहाँ से आ रही है कि आप इसका ट्रैक करके देखो, या मैं कर भी चुका हूँ, मैं लास्ट में आपको समझा भी दूंगा कितने सवाल NCERT से आ रहे हैं, कितने सवाल PYQ से आ रहे हैं, कितने सवाल करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो ये तो सर्टेन हो गया ना, NCERT सबकी सेम है। 10 बार पढ़ जाओ, 5 बार पढ़ जाओ, 2 बार पढ़ जाओ, अगर आपकी रीडिंग जैसे भी है, रिटेन आप ढंग से कर पाते हो, रिटेंशन अच्छी है तो। करंट अफेयर्स तो इतना ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है कि बहुत मुश्किल आती है, लेकिन बेसिक्स तो आप कर ही सकते हो। साथ ही साथ PYQs करना बहुत ज़रूरी है। इट्स एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। स्किप करोगे खुद मार खाओगे, अगले साल फिर से जाना पड़ेगा प्रीलिम्स देने, मत करना है ऐसा अपने साथ। चलिए, कोल बेस्ड प्लांट्स के ऊपर है। कोई भी एक्सट्रीम वर्ड दिख रहा है तो उसको कोशिश करो एलिमिनेट कर दो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कोई इसमें रिसोर्स काम नहीं आएगा। वॉल्बाचिया के ऊपर बहुत सारे न्यूज़ में रहा है ये, जिसको भी डेंगू या मस्कीटो बेस्ड इश्यूज़ हुए हैं उसको ये आसानी से पता भी होगा। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज अ विक्टिम ऑफ डेंगू, तो मुझे उसका आइडिया था। कार्बन सिक्वेस्टरेशन 2017 और 2020 के PYQs में आ चुका है। ये 11वां सवाल है जो PYQs के अराउंड है। समझ रहे हो, 10% से ज़्यादा सवाल हो चुके हैं और अभी हम 78 पे आए हैं। 10% ऑफ 100। बाकी सवाल भी ऐसे हैं जो PYQ से लिंक्ड हैं, बट दिस वन इज़ वेरी क्रिटिकल। Aerial metagenomics best refers to which solution? DNA, genetic makeup, airborne disease blood sample from moving animals, sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples from land surface and water bodies. मुश्किल सवाल है। सभी कहीं ना कहीं सैम्पल कलेक्शन की बात कर रहे हैं, सभी आपको ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से उस पर काम करना है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस सवाल को आप स्किप करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ठीक से पढ़ के, आपके पास इतना समय है, लास्ट में अटैम्प्ट करने का 15-10 मिनट हैं, तो ऐसे सवालों को आप तब एक एक लाइन को फिर से पढ़िए, आंसर कीजिए। माइक्रो सैटेलाइट DNA, ये भी टफ क्वेश्चन है, इसका भी कोई डायरेक्ट वो नहीं है। ये एरियल मेटाजेनोमिक्स से भी ज़्यादा मुश्किल है, उसको आप फिर भी एक बार कीवर्ड्स यूज़ कर सकते थे। माइक्रो सैटेलाइट DNA में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ये। जननी सुरक्षा योजना, ये मृणाल सर का एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है यहाँ पे, लेकिन इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल द स्कीम्स। सबके बेसिक्स पता होने चाहिए, और इस क्वेश्चन से आप ये सीखिए कि जब अगली बार गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने जाओगे तो एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है। ऑब्जेक्टिव ही फिर से उसमें है, ये इसका एक तरीके से ये भी ऑब्जेक्टिव का ही सवाल है कि सरकार क्यों और क्या करना चाहती है। इसके बाद अनीमिया मुक्त भारत के ऊपर एक पूरी की पूरी बहस चली है, जिसमें आप देखेंगे ये डेट्स वाइज आप देख सकते हैं। अनीमिया मुक्त भारत के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी कंसिस्टेंटली अपने स्पीचेस में बोल रहे हैं। उनके स्पीचेस को मैं कंपाइल करता हूँ अपने टेलीग्राम पर एक कंसिस्टेंट गूगल डॉक में। आप मेरे टेलीग्राम के पिन मैसेज में जाकर वो गूगल डॉक एक्सेस कर सकते हो, उससे सभी नोट्स, चाहे मन की बात के हों या उनके स्पीचेस के हों, आपको लगातार मिलते रहेंगे। और उसको आप महीने में एक बार 5-10 मिनट के लिए सिर्फ ऐसे स्क्रॉल कर लेंगे ना, आप तब भी बहुत कुछ सीख जाएंगे और ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे। एक और एप्लीकेशन बताता हूँ। पिछले साल एक सवाल आया था जिसमें एक स्टैचू की ऑर्गेनाइजेशन के स्टैचू के बारे में पूछा गया था कि वो किसके थीम के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड देयर, ही इनॉग्रेटेड दैट स्टैचू, और इसलिए वो क्वेश्चन न्यूज़ में था एंड देन वो पेपर में भी आया। तो वो मेरे स्पीचेस में जो डॉक है वहाँ से आपको मिल सकता है। कार्बन फाइबर्स, अगेन कार्बन सिक्वेस्टरेशन, कार्बन फाइबर्स, हाइड्रोकार्बन्स, इन सभी के ऊपर सवाल बहुत कॉमन है। ये तो मतलब नो ब्रेनर्स हैं कि ये तो कवर करने ही करने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल एप्लीकेशन बेस्ड है। जो भी आदमी गाड़ी चलाता है, जो भी आदमी एक अवेयरनेस अपनी लेके चलता है, उसके लिए सवाल बहुत आसान थे। बायोफिल्टर्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पिछले कुछ सालों में न्यूज़ में हैं। इन पे भी डायरेक्ट आंसर होना न्यूज़ से बहुत मुश्किल है। यहाँ पर काम आती है क्यूरियोसिटी। अखबार पढ़ रहे हो ना साथ में, या तो अपना फ़ोन, आईपैड, कोई भी पैड आप यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, रख लो। जो नहीं समझ आ रहा बायोफिल्टर जैसे शब्द, इनको गूगल करो, इन कीवर्ड्स को देखो, समझो, इनसे सीखो। अब ये तो यार बहुत ही नो ब्रेनर है कि पल्सर, नेब्यूले, सिफाइड्स, डायरेक्टली कोई आंसर नहीं कर सकता, लेकिन ये तीनों ही
न्यूज़ में अलग अलग समय पे रहे हैं। आपके सामने हैं ये सभी, मतलब सभी में आपको ये मिल जाएंगे इनके बारे में। तो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको इस तरीके से करनी है। जो मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंपाइलेशन है CAY जिसे मैं बोलता हूँ, वो इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसमें सारे PYQ बेस्ड, हमने जो PYQ बेस्ड करंट अफेयर्स हैं उन्हीं को इकट्ठा किया है, कंपाइल किया है। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने के आपके चांसेस बन सकते हैं। 2018 में एक सवाल आया था IRNSS के ऊपर, ये उसी से बेस्ड है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम किसका है अपना, किस किस कंट्री के पास है, इसके बारे में वो सवाल आप अगर वो सॉल्व किया तो ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अग्नि के ऊपर सवाल है यार, ये भी बहुत आसान सवाल था, करंट अफेयर्स के बेसिस पर ही। आसान उनके लिए भी था जिन्होंने मिसाइल्स के बारे में कंसिस्टेंटली पढ़ा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मिसाइल्स इससे पहले बहुत कम पूछी जाती रही हैं, तो बहुत लोग उसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, मैं खुद। लेकिन अब पिछले कुछ समय से मिसाइल्स हैव बीन इन न्यूज़। मीरव इज़ अ वेरी बिग विन फॉर इंडिया। मल्टीपल वॉरहेड्स जिसमें लग सकते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल पे 4-5 एक साथ डाले और पहुंचा दिए, और उनको आप गाइड कर सकते हो कि कौन सा कहाँ जाके किस तरीके से गिरेगा, उसको आप हेल्प कर सकते हो। मरकरी के ऊपर सवाल है, 13 और 18 में ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आ चुके हैं। जिसने भी 13-18 PYQs किया है उसके लिए ये काम आसान है। चलिए 90th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का सवाल फिर से, सेकंड क्वेश्चन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। सरकार इतनी ज़्यादा फोकस करी ग्रीन हाइड्रोजन पे कि ये आपका काम बहुत आसान कर देगा। MSME के ऊपर सवाल है मृणाल सर में, ये 7वां ऐसा स्क्रीनशॉट है जो आपको देखने को मिलेगा 91st क्वेश्चन तक आते आते, जिसमें मृणाल सर के 6 पिलर्स डॉक्यूमेंट जो है डायरेक्टली आपको सवाल मिल रहे हैं। सेंट्रल बैंक के बारे में डिजिटल करेंसी, ये 8वां सवाल आ गया। मृणाल सर का ही डॉक्यूमेंट से मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसमें लगाया हुआ है, सेम आंसर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। टर्म बीटा विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस, टफ क्वेश्चन है। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते तो नहीं इसको सॉल्व कर सकते, बहुत मुश्किल होगा, अनलेस बहुत टाइम है और आप एकदम इसी सवाल पे आंख गड़ा कर बैठ जाओ कि यही मेरे को सॉल्व करना है, स्किप करो अगर नहीं हो रहा है तो। सेल्फ हेल्प ग्रुप, दिस इज आई थिंक 8th और 9th स्क्रीनशॉट डायरेक्टली फ्रॉम मृणाल सर। भाई सोचो 8वां या 9वां है, 94th पे मैं हूँ, 10% के आसपास सवाल वहाँ से आ रहे हैं, 10 से 12% सवाल PYQs से आ रहे हैं, करीब करीब 20% के आसपास सवाल NCERT से आ चुके हैं, 40% के आसपास तो यही बन गया। अब ये हो गया आपके 80 नंबर। मैं मानता हूँ कि एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा कई बार नहीं होती, सब कुछ आपको रिटेन भी नहीं कर पाते, बट 80 में से 70, 72 कुछ तो लेके आओ, 72, 70, 75 कहीं तो पहुँचोगे। अगला सवाल एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आसानी से आपको आना ही आना चाहिए। अब की बार 110 पार का मंत्र लेकर जाओ। जितने भी ये PYQ एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं अपने चैनल पर लगातार, चैनल को सब्सक्राइब करो, PYQs ढंग से पढ़ो, करंट अफेयर्स को जो रिवीजन चल रही है CAY के ज़रिए उसको करो, NCERTs को ठीक से पढ़ाई करो, और इस बार 110 पार करना ही करना है किसी भी हालत में। ये एम लेकर जाओगे तो कट ऑफ तो क्लियर करोगे और मेंस लिखोगे इस साल। चलिए ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से अगर एक बार पढ़ेंगे। एग्जाम टाइम में दिक्कत आती है कि यार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना बढ़ जाते हैं, इनको पढ़ना मुश्किल होता है, इनको लास्ट के लिए रखा करो हमेशा। जितने भी सवाल हैं स्टेटमेंट वाले लास्ट में रख दो, पहले इंश्योर करो कि 25-30 सवाल सही मार्क करने हैं। 25-30 का मतलब है 50 to 60 मार्क्स। ये बन गए तो इसके बाद आपको 15 से 20 सवाल और उनकी तरफ स्ट्राइव करना है। एक्यूरेसी थोड़ी मैसअप होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप इस कंफर्ट जोन में आ जाएंगे तब आप 80, 90, 95 क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर जाएंगे, और जब तक ये नहीं करोगे तब तो दिक्कत आती है। बहुत मुश्किल होता है कि एक्यूरेसी आप 90% तक भी मेंटेन कर पाओ। तो अगर आप 60 ही सवाल कर रहे हो तो 54 के आसपास आपके सही होंगे, तब जाके आप 100 क्रॉस करते हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है भाई, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेज। ये सवाल आर्टिकल कौन सा नंबर आता है ये आपको पता है। इसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीगल काउंसिल वगैरह के ऊपर सवाल हैं, पोटा के ऊपर सवाल है। पोटा आजकल न्यूज़ में फिर से है, 2 रीज़न से। एक तो मुख्तार अंसारी की डेथ हुई तो उन पर पोटा लगा था, उस पर पोटा लगा था, टेररिस्ट पर। जिस DSP ने लगाया था उनको अनफॉर्चुनेटली उस समय डिसमिस कर दिया गया था, बहुत बुरी हालत हुई उनकी। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जी, क्योंकि उनको भारत रत्न मिला है, तो पोटा का डिस्कशन यहाँ पे भी आया है। विच कंट्रीज डिकेज सफरिंग फ्रॉम डिकेज ऑफ सिविल स्ट्राइफ। यहाँ देखो फिर से कलेश की बात है। कॉन्फ्लिक्ट या कूप कहाँ होता है? अफ्रीका में होता है। अगर अफ्रीका में होता है तो ये 2 कंट्रीज़ निकाल दो, अब बचती हैं ये मैं आपको इंटेलिजेंट गेसिंग के तरीके बता रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट और कूप पिछले 20 सालों में कहीं भी पूछा गया है तो ले दे के वो अफ्रीका में पहुँच जाते हैं। 2 बचे, 50-50 प्रोबेबिलिटी बनती है, मार्क करके आ सकते हो। नोगोया प्रोटोकॉल, जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं इनको आपको रिवाइज करना ही करना चाहिए। शंकर IAS की बुक आप ले लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ अभी तक नहीं ली है तो। बाकी यार ये मुश्किल सवाल था, डायरेक्ट रिसोर्स नहीं है इसका। पार्लियामेंट चैप्टर में ज़रूर आपको ये मिल जाएगा कि यार कौन सी स्टेट क्या कुछ कितनी वोट्स लेती है, लेकिन वो हर स्टेट का अलग अलग होता है।
हर स्टेट को याद रख पाना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे काम आती है कॉमन सेंस। ऐसी चीज़ों पे अब गौर करना है। जितने भी लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स बैक साइड में, सभी चैप्टर्स के पीछे अगर राज्यसभा की सीट्स लिखी हुई हैं, लोकसभा की सीट्स लिखी हुई हैं, उनको एक बार नज़र मार लो। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट नंबर के ऊपर, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ में। यानी कि मान लो कर्नाटक में हरियाणा से ज़्यादा हैं, बंगाल में एमपी से कम है, ज़्यादा हैं। ऐसी चीज़ें आपको रिलेटिव सेंस में पता होनी चाहिए। दिस मेक्स इट 100 क्वेश्चंस। आपको सभी के सोर्सेज को मैंने ठीक सही तरीके से मैप करके दिखाया। करीब 20 से 25 सवाल एनसीईआरटीज़ के थे, 12 से 15 सवाल पीवाईक्यूज़ के थे, 8 से 9 सवाल डायरेक्टली मृणाल सर की जो बुकलेट आती है 6 पिलर्स आते हैं उसमें से थे। करंट अफेयर्स के सवाल हैं कम से कम 15 से 18%, तो ये कहीं ना कहीं 60-70 सवाल आपके बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। और 8 से 10% सवाल, यानी कि 8 से 10 सवाल सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड हैं। ठीक से पढ़ोगे आंसर कर पाओगे। मेरी बात ये गांठ मार लो कि जो प्रीलिम्स का पेपर है वो आपके लिए सिलेक्शन का पेपर है। वो पेपर सीरियस कंपटीशन मुश्किल से 50,000 बच्चों में है। और आप इस बार कमेंट में लिखो, खुद के लिए मैनिफेस्टेशन लेकर आओ, अपने आप को समझाओ, जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस साल आप प्रीलिम्स लिखोगे। ये बात अपने मन में बिठा लो, यहाँ कमेंट में लिख कर जाओ। क्या पता